हम सभी हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। तो क्लास 10 में आपके खंड बनते हैं हिंदी गद्य, काव्य और संस्कृत। इसके साथ ही इसमें ग्रामर भी है। मानव संस्कृति एवं सभ्यता में भाषा और बोलियों का अपना एक महत्व रहा है। आप सब जानते होंगे भाषा किसे कहते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इस समय हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी विषय के रूप में पहले आपका विषय बनता है हिंदी गद्य। आप अध्ययन करेंगे, हम सब मिलकर अध्ययन करेंगे हिंदी गद्य का विकास। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इसकी 3 कोटियाँ उपलब्ध हैं। नंबर 1 इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक। नंबर 2 विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए विवेचनात्मक। नंबर 3 है ललित, निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जा सकता है। साहित्य में जिस गद्य रूप का उपयोग होता है उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ मानना चाहिए। विभिन्न लेखकों और कवियों का न केवल वैचारिक जगत अपना होता है बल्कि अपने वैचारिक विचारों, भावों, अभिव्यक्तियों आदि को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें अपनी भाषा की ही सृष्टि करनी पड़ती है। क्या प्रेमचंद्र, क्या प्रसाद और क्या शुक्ल जी, प्रायः सभी को अपनी अपनी मनोजगत की सृष्टि के साथ ही अपनी अपनी भाषा शैली भी विकसित करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इनकी 3 कोटियाँ उपलब्ध हैं जो अभी हमने आपको बताई थीं। पहली कोटि वर्णनात्मक है, दूसरी विवेचनात्मक और तीसरी भावात्मक। गद्य की इन कोटियों में अभेद्य दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। लेखक की रुचि, प्रयोजन व मन की अवस्था, व्यक्तिगत अनुभूति आदि के कारण वे एक दूसरे के अंतः प्रविष्ट होती हैं। आचार्य शुक्ल के एक ही निबंध का प्रारंभ जहाँ विवेचनात्मक होता है वहीं बीच बीच में भावात्मक कोटि की भाषा के भी दर्शन हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शाखा और विधा ने आवश्यकता अनुसार अपनी विशिष्ट विधि और शैली का विकास किया है। साथ ही परस्पर उनका आदान प्रदान भी चलता रहता है। हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं तो बहुतेरे 13वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप
उस समय स्पष्ट दिखाई देने लगा जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। नए आधुनिक विचारों, नए शिक्षा नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहे थे। अतः साहित्य उनकी प्रतिध्वनि स्वाभाविक थी। इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य के नवीन माध्यम की मांग कर रही थीं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रजभाषा में मिलते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी ब्रजभाषा में। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दानपत्रों, पट्टे परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रम के आसपास हुआ। कृष्ण भक्तिधारा के कवियों तथा भक्तों ने इसके विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ का श्रृंगार रस मंडन, गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, नाभादास जी का अष्टयाम, बैकुंठ मणि शुक्ल के अगहन महात्म्य और बैसाख महात्म्य तथा लल्लूलाल कृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्हीं के साथ टीकाओं की परंपरा भी चलती रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश काव्यों से खड़ी बोली का उद्भव मानते हैं। भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। खड़ी बोली गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने बाइबल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में वितरित कर अपने धर्म के साथ ही हिंदी का भी प्रसार किया। आगे चलकर आर्य समाज के आंदोलन से भी हिंदी प्रसार को अपूर्व शक्ति मिली। स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में ही की थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में दो और लेखक सामने आए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी गद्य का अरबी फारसी मिश्रित रूप प्रतिष्ठित करना चाहा और इसके विरुद्ध राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने उर्दू अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों तक को अपनी भाषा से दूर रखा। इसके अतिरिक्त आगरा की बोली का प्रभाव भी उनकी भाषा पर कम नहीं था। इसी समय देश के क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ। भारतेंदु ने अपनी अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व से तत्कालीन समाज को अद्भुत रूप से प्रभावित किया। उन्होंने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा।
उन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द तो थे ही, इसके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से उन्होंने भाषा को जीवंतता प्रदान की। उनके नेतृत्व में हिंदी साहित्य को नए क्षैतिज प्राप्त हुए। भारतेंदु एक व्यक्ति नहीं वरन संस्था थे। उन्होंने कितने ही लेखकों को जन्म दिया, जिनमें से प्रमुख थे श्री रामनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी अकुलाहट थी और उन्होंने नव युग की इस नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया था। भारतेंदु युग के बाद 20वीं शताब्दी में जिस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक कार्य किया, उसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक ही नहीं थे वे, उनकी प्रेरणा और निर्देशन से ललित और उपयोगी दोनों प्रकार का साहित्य विपुल परिमाण में लिखा गया। सरस्वती ने हिंदी भाषा का एक स्तर प्रतिष्ठित किया। भाषा के शब्द भंडार की वृद्धि के साथ साथ उसकी अभिव्यंजना शक्ति की भी अभिवृद्धि हुई। विविध प्रकार के भाषा शैलियों के जन्म के साथ साथ गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ।